करके आपको दे देगा। ध्यान से पकड़ लेना मेरी बातों को। अब आपको वीक में एक दिन रिवीजन क्लास होगा, वो कोई भी दिन हो सकता है, बस आप इंतजार कीजिए। ओवरऑल रिवीजन 1 घंटा में पूरा हर सब्जेक्ट का, जैसे जैसे टीचर आते जाएंगे वो रिवीजन करवाएंगे। अब उनके ऊपर होता है वो करवाते हैं कि नहीं। कोशिश मैं करूंगा कि प्लीज करवाइए रिवीजन। ज्यादा पढ़ाना ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। जो पढ़ाना उसमें क्वेश्चन आना वो गलत ना हो, ये बहादुरी का काम है, मैं ऐसा समझता हूं। इतना बड़ा सिलेबस है बीपीएससी का कि अगर हर इंसान कवर करना शुरू कर दे तो किसी से कवर नहीं होगा। क्लियर? अब थोड़ा सा देखते हैं। जब हमने आपको स्टार्टिंग किया था 1498, तैयार रहिएगा। 1498 में आधुनिक भारत की शुरुआत यहीं से मैंने शुरू किया था। 1498 से शुरू किया था और इस समय कहां तक पहुंच के आ गए हैं जरा बताइए। 1498 से शुरू किए थे और 1947 तक चले गए। पकड़ना मेरी बातों को। 1498 से शुरू किए सुजीत सर और 1947 एक ये फेज था जिसको आप कंप्लीट करवाए हमसे। उसके बाद जब 1947 समाप्त हो गया तब आप बैक आए और बैक आके 712 से शुरू की अपनी क्लास को। पकड़ में आ रही बात? पकड़ो ना, यही है। 712 से शुरू किए, मोहम्मद बिन कासिम का अटैक शुरू होता सिंध पे, यहां से आप शुरू किए और आज ये कहानी जो है यहां से चल के 1526 में आके समाप्त हुई है। अभी चलेगी आगे भी। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी पूरा दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या? दिल्ली सल्तनत। अब जो क्लास आपके हमारी शुरुआत होगी आपके साथ में वो होगी क्या? मुगल काल। और अब जो फेज हमारे पास में बचा हुआ है, ध्यान से समझना, अब जो फेज ये चलेगा 1526 से लेके 1847 तक, सॉरी 1857 तक, एक ये फेज बचा हुआ आपका। अगर फेज में देखिए तो अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है ये वाला टारगेट है। और ये वाला टारगेट भी नहीं है सर, ये तो समाप्त हो गया है, यहां ये कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाएगी, बल्कि ये 1707 तक का है ना? सही? और किनको डाउट हो तो बताइएगा। 1707 जैसे ही ये समाप्त होगा उसके बाद ये कहानी सीधे प्राचीन में एंट्री कर लेगी। हड़प्पा से लेके संगम काल तक, उसके बाद आपका इतिहास सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। पता चल रहा है? अब इसमें जो है रिवीजन एक अलग लेवल पे होगा, वो अलग बात है। क्लियर? अब मुझे सबसे पहले बताएंगे रवि जी, सती प्रथा क्या है? बैठ के, खड़ा होके कुछ नहीं। प्रथा, हाँ, दुष्प्रभाव नहीं, सामाजिक बुराई। हाँ, ऑनलाइन में भी बताते जाइएगा। जिंदा जला दिया जाता था, ये वर्ड को। अब आप बताइए सती प्रथा समाप्त कब हुआ था? 29 में। और संपूर्ण रूप से पूरे हिंदुस्तान में? पकड़ना मेरी बातों को, पकड़ते जाना। हाँ चलिए कोई बात नहीं। आप बताइए रानी, संपूर्ण रूप से 29 कैसे? 29 में तो बंगाल में ही ना रानी, 30 में ना 2 प्रांत और बचे हुए हैं, वहां जाके समाप्त हुआ। 3 प्रांत था ना। देखिए सती प्रथा अगर सिंपल में देखा जाए तो संजीवनी नामक पत्रिका थी जिसमें पहली बार राजा राममोहन राय ने इसकी चर्चा किए थे। और वजह क्या था? पकड़ते जाना, कहानी को पूरा पकड़ते जाना। वजह क्या था? क्योंकि जो भी बात बता रहे हैं एग्जाम के लिए 17वीं के लिए टारगेटेड है, एकदम टारगेटेड है। देखना, रिकॉर्डिंग रखा रहेगा, दिखा देंगे हम आपको दृश्य। अब यहां पे बात कर रहे हैं 1800 संजीवनी नामक पत्रिका से, मैगजीन से। यहां पे पहली बार खुल के बात किया जाता है। क्लियर है? पहली बार खुल के बात किया जाता है
किस चीज के बारे में? सती प्रथा, क्योंकि उनकी अपनी भाभी जिंदा क्या हो गई थी? जला दी गई थी जिंदा। और यह चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ था, क्योंकि भैया मरे थे और भाभी को जिंदा जला दिया गया था। वहीं से शुरू होता है और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल होता है। इनके साथ मिलकर सती प्रथा को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर है? 1829। लेकिन 1829 अब मिटा है इसको थोड़ा सा, ताकि बोलते चले जाएं और एक बार आप ध्यान देते चल जाएं। जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। कोशिश करेंगे कि आपको ये मिल जाए यूट्यूब पे भी। यहां देखो, लिखो नहीं प्लीज, लिखो नहीं। 1829 ये पहली बार बंगाल वाला प्रांत में क्या हुआ था? अधिनियम 17, ये भी ध्यान रखना। अधिनियम 17 के तहत 1829 में बेंटिक के नेतृत्व में क्या किया गया था? सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। दो चीज ध्यान है, एक सती प्रथा है और एक जौहर। नाम सुने हैं? दोनों को ध्यान से समझिएगा, एक ही चीज बता रहे हैं, जौहर। सती प्रथा में क्या होता था? जब किसी महिला के, ध्यान रखिएगा, शादीशुदा, जब किसी महिला के पति अगर मर जाते थे तो ऐसे कंडीशन में उनकी पत्नी को जिंदा उसी चिता पर रख के जला दिया जाता था। भारतीय इतिहास में सती प्रथा का नाम दिया गया। और ये 1829 में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। क्लियर? और फाइनली 1830 में दो प्रांत और बचा हुआ है इंडिया का। एक मद्रास, जो इस समय में चेन्नई कहा जाता है, और दूसरा बंबई, जो इस समय में मुंबई कहा जाता था। इन दोनों में समाप्त कर दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्या नाम है? आप खड़े बताइएगा। आप मुझे बताइए, वुड डिस्पैच की नीति क्या थी? जो भी क्वेश्चन बोल रहे हैं ये चीज एकदम गांठ बांध लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट। वुड डिस्पैच की नीति कौन बताएंगे? एग्जैक्ट बताइए। वुड डिस्पैच की नीति नहीं पढ़ती नहीं है। पढ़ने से क्या वास्ता है सुजीत सर? आप हो न जिंदा, आप ही को घींच के एग्जामिनेशन हॉल में लेकर चले जाएंगे, वहां बैठा देंगे, आप बोलते जाना और हम लिखते चले जाएंगे। आप रानी, वुड डिस्पैच। अब एक चीज तो समझ में आ गया ना, चाहे कितना भी मैं पढ़ा लूं, अब आपका दृश्य आपके क्लास में सामने दिख रहा। अभी खत्म किया आधुनिक भारत, स्थिति आपके इर्द गिर्द बाजू में घूम रहा। जान के आज क्लास लाए रिवीजन, ताकि आपको अपनी औकात दिखा सके कि देख लो किस। इसलिए ध्यान रखना कि 17वीं ऐसा ना हो कि हाथ से फिसलता चला जाए, अपनी औकात भी देखते रहना। वुड डिस्पैच की नीति जो थी ये बड़ी खतरनाक थी। ये शिक्षा से संबंधित नीति थी, जिसको मेघना कांटा भी कहा गया था। और ये लाया कब गया था? डलहौजी के टाइम में। ऑनलाइन में कोई नहीं बताइएगा, चलिए ऑनलाइन में देखें। कब लाया गया था जरा बताइएगा। हां गीतांजलि, शिक्षा में सुधार। वेरी गुड प्रीति, आ जाइए। शिक्षा में सुधार, शिक्षा में सुधार के लिए ही वुड डिस्पैच की नीति को लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिले, और यह डलहौजी ने लाया था। कोई दिक्कत? और यह समझ में नहीं आ रहा था कि वुड डिस्पैच की जो नीति लाई गई है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इसके पीछे का उद्देश्य सिंपल सा एक है कि दिमाग आपका जो रहे ना, ध्यान से समझिएगा, आपका दिमाग जो रहे वो कहां रहे? ब्रिटिशियस के लिए। और आपका ब्लड जो रहे वो इंडियन रहे, ताकि आपका दिमाग जो है आपका शिक्षा के बिना क्या है? पूरा अंधकार है। इसको पूरी तरीके से क्या कर देना है? बदल देना है। इसी के लिए लाया गया था वुड डिस्पैच की नीति। इसमें क्या है? नीचे तबके से, प्राइमरी स्कूल से लेके
यूनिवर्सिटी तक सब में शिक्षा का सुधार किया गया था और क्षेत्रीय स्तर का शिक्षा देने के लिए मांग की गई थी। इसमें बताया गया था कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें से क्षेत्रीय दिया जाए। तो बस इतना सा ध्यान रखना कि डलहौजी के टाइम में इसको लाया गया था। क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते, जहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद जगाई जाती है। थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा। आप बताइए अस्थाई बंदोबस्त क्या है? अस्थाई बंदोबस्त, हाँ हाँ, क्या है बताइए पूरा। अस्थाई बंदोबस्त जल्दी बताइए, टाइम लिमिटेड है हमारे पास। क्या क्या था जरा बताना, क्या है पूरा बताओ। किसने लाया था? मत बोलिए, नहीं ना पढ़ती हो, बर्बाद होने की तैयारी में लग जाओ। 70वीं हाथ से निकल रहा है, बस यही दिखाना है मुझे क्लास में। आज पढ़ाने का तो तुरंत बता देंगे। मध्यकालीन भारत, आ जाओ बाबू यहां बैठो। बताइए क्या है, पूरा डिटेल समझाइए। कितने प्रतिशत भूभाग पे लगा हुआ था? 58, वेरी गुड। पीछे सबसे लास्ट, आपसे आगे क्या नाम है? गांधी जी, क्या नाम है? हाँ, करो मतलब, लगे रहो मतलब में। आप बताइए। ऐसे काम चलेगा क्या? आप ही तनिक सोच के देख लीजिए। अगर ऐसे काम चलेगा तो मुबारक हो। अब ऐसे में क्या करें? गुस्साएं या डंडे से मारें आपको? आपका पढ़ा हुआ कूड़ा बन रहा है। तैयार रहिएगा। हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। मार्केट में ये चला जाएगा कि सुनामी गुरु ने सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं टाइम पे, बच्चे को अच्छे से पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चा रिजल्ट नहीं देता। अभी सुबह का शाम भी नहीं हुआ, फिर ठीक है करते रहिए, मेरा क्या जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त में मैंने बताया था कि अस्थाई बंदोबस्त में कितने प्रतिशत भूभाग पे टैक्स लगाया गया है? नहीं बता रहे हैं। 19% भूभाग पे। क्लियर? अस्थाई बंदोबस्त में 19% पे। अगर देखा जाए तो रैयतवाड़ी अगर देखा जाए तो 51% पे, और महालवाड़ी देखा जाए तो 30% पे। तीनों आपके सामने है। इसमें जमीन का मालिक जो है जमींदार है, इसमें जमीन का मालिक जो है रैयत है, किसान है, और इसमें जमीन का मालिक महाल है यानी कि मुखिया है। यही चीज तो मैं पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं बताते? ये यानी अस्थाई बंदोबस्त 19% भूभाग पे है। ये लाया किसने था? कर्नवालिस ने। ये किसने लाया था? थॉमस मुनरो ने। और ये हॉल्ट मैकेंजी ने। जाके देख लीजिए, हर बार हर एग्जाम में इंडिया कोई सा एग्जाम नहीं जहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा। आपको इतना डिटेल से बताने के बाद भी आप नहीं बताते। टेस्ट लेना तो एकदम आसान है। टेस्ट लेते हैं, आप एक दूसरे का देख लेते हैं, इधर उधर से करके बना लेते हैं। यहां बताने में क्या हो जाता है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। अस्थाई बंदोबस्त से थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, और निकलने के बाद थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 1885 कांग्रेस। कांग्रेस, कांग्रेस में सब क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। दादा भाई नौरोजी, स्टार्टिंग यहीं से होगा। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे कितनी बार? 3 बार। 3 बार में तीनों बार का टाइमिंग। वेरी गुड। 1800
86, 1893 और 1906, ये तीनों बार याद रखना। अगर आप यहां पे याद कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी जी को, दादा भाई नौरोजी पारसी थे, पता है ना? कोई दिक्कत? 1886 में यह कहां पे हुआ था अधिवेशन? कोलकाता में। थोड़ा सा समझिएगा ऑनलाइन वाले भी। 1893 में कहां पे हुआ था? लाहौर में। वेरी गुड। और 1906 कहां पे हुआ था? कोलकाता। 1906 जो था यह किस लिए प्रसिद्ध था? स्वराज शब्द पहली बार राजनीति में आया था। स्वराज शब्द, जब स्वराज शब्द की बात ही हो रही है, एकदम इंपॉर्टेंट है इस बार, ये सब रट के चले जाना एग्जाम में। जब स्वराज शब्द की बात हो रही है तो स्वराज शब्द सबसे पहली बार आया कब? किसने लाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लाया गया था स्वराज शब्द। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सबसे पहले आर्य समाज की जिन्होंने स्थापना किए थे 1875 में। क्लियर है ना? और इसका मुख्यालय बनाया गया था लाहौर। ध्यान से बस आंखों पे नजर रखिए हमारी। लाहौर में बनाया गया था। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। आगे चलने के बाद यही स्वराज जो है, यही स्वराज शब्द जो है राजनीति में लाने का श्रेय किनको जाता? दादा भाई नौरोजी को जाता। दादा भाई नौरोजी ने इसको किसमें ले जाके छोड़ दिए? राजनीति में। यहां के बाद गांधी जी ने पहली बार जब जन आंदोलन किया था, राष्ट्रीय जन आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन में, तो वहां भी इन्होंने एक नारा दिया था, 1 साल में स्वराज की प्राप्ति। यह 1920 की कहानी आपसे शेयर कर रहा हूं। लेकिन 1920 से पहले एक बार और स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक। इसको भी थोड़ा सा याद रखना। अंबिका चरण मजूमदार उस समय लखनऊ अधिवेशन जो हो रहा था उसकी अध्यक्षता कर रही थी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़े। उसके बाद 1929 में अगर देखा जाए तो कहां पे? लाहौर। लाहौर के रावी तट पे, ध्यान रखना साबरमती आज नहीं आए हैं, है कि नहीं? रावी तट पे यहां पे क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। जब नेहरू रिपोर्ट कैंसिल हो गया था तब पूर्ण स्वराज, और नेहरू रिपोर्ट कैंसिल होने के पीछे क्या था? डोमिनियन स्टेट की मांग की वजह से हुआ था। बस इतना सा ध्यान रखने का। उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया गया था लाहौर अधिवेशन में। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या? ये पूरा स्वराज की बात मैंने कर दिया, खेल खत्म। क्लियर है? उसके बाद यहां के बाद थोड़ा आगे चले तो एक चीज और ध्यान रखना है इसी में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, महिला को एकदम भूलना नहीं है किसी भी हालत में, और मुझे उम्मीद भी है कि आप नहीं भूलिएगा। 2 महिला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बस डेट के साथ में जगह याद रखना है, और ये किस उद्देश्य से दोनों के दोनों महिला है याद रखिएगा। 2 चीज हमने पहले ही आपको बता दिया है, 1917 और 1925। कभी नहीं भूलने वाला डेट है 1917 1925। 17 साल की उम्र में यह एहसास हो जाता है कि सामने वाला जो है जवान हो गया। ये एडल्ट का क्या है टाइम, एक मैंने अपने दिमाग में फिट किया हूं। क्लियर है? 17 साल में आप क्या हो जाते हैं? जवान हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल जाती है आपको। 14 साल में मैट्रिक हो जाता है। 16 साल में आपका इंटर हो जाता है। अब 20 साल में कीजिए मैट्रिक, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? मेरा कोई दोस्त थोड़ी है। और 17 साल में आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तो एंट्री कर ही लेते हैं, भले कुछ आए या ना आए, है कि नहीं? लहरिया कट तो मारने आ ही जाता है आपको। और 17 में शुरू होता प्यार, 25 में जाकर शादी हो जाती है। याद रह जाएगा ना? 17 के बाद जब करेंगे तो कहां से शुरू होता है? बंगाल से शुरू होता है। और यहां पे कौन आएंगे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय नहीं, पहली महिला। बस इतना सा शब्द का इस्तेमाल देखना, पहली महिला अध्यक्ष, इसके सिवा कुछ भी नहीं। पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष।
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और यहां पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस की पहली भारतीय, बस भारतीय लगा दो, बाकी सब कुछ इक्वल है, सेम है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय, जब भारतीय लगा देंगे तो ये कहां चली जाएंगी? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और ये कहां चली जाएंगे? कानपुर। हो गया, बस इतना याद रखिए, जाके देखिए सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप यहां ने हम मिला लेते हैं मेरे साथ, वहां जाने के बाद क्या हो जाता है? आपका गलत ही हो जाता है। गलत क्वेश्चन को रोकना है तो रिवीजन आपको स्टार्ट कर देना है और थोड़ा शर्म अपने अंदर आना चाहिए। आपका आंसर राइटिंग हो रहा है, आपका टेस्ट हो रहा है, वीकली टेस्ट हो रहा है, आपका ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, आपका एडिटोरियल हो रहा है, और अब जो इसमें इंक्लूड हो रहा है वो रिवीजन क्लास हो रहा है। और अब वीक में एक दिन रिवीजन क्लास होगा जिसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, आपकी कुछ वो नहीं करना, ना आपको गुस्साना, बल्कि आपकी बेइज्जती करना मुझे बैठा कर, बस बेइज्जती और कुछ नहीं। मेरा उद्देश्य रिवीजन क्लास का मतलब है सिखाना नहीं है, सिखाने के लिए तो मेरा क्लास ही काफी है ना पूजा। बस यहां पे सिंपल बिलाल जी बेइज्जती करना मुझे आपकी, नहीं देखियो बिलाल जी को। चले आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद एक चीज और, भारत के पहले कौन प्रधानमंत्री? नेहरू जी। अभी और बीच बीच में जैसे जैसे याद आते जाएगा, इंपोर्टेंट बताते जाएंगे। नेहरू जी, इनकी भी अध्यक्षता 3 जगह, 3 बार। पहला जो है वो कब था? 1929, दूसरा जो है 1936 और तीसरा जो है 1937। कैसे नहीं याद रहता आपको? क्लियर है? 1929, 1936, 1937। 1929 कहां पे? लाहौर में। 1936 जो है वो कहां पे? लखनऊ, बस लखनऊ। और 1937 कहां पे? गांव में। कहां में हुआ था? गांव में, फैजपुर नवत। नेताजी वाला तुम्हारे दिमाग में क्या चला गया है? फैजपुर, बस लूसेंट रटने में लगी हुई हो क्या? अब तो सुधरो, बहुत एसएससी के क्लास कर ली। आइए अब एक चीज को समझते हैं, लाहौर, लखनऊ, फैजपुर। और अगर इसको ट्रिक से सीखना चाहें तो ऐसे भी कर लीजिएगा, लफबाजी नहीं चलेगा यहां। लफबाजी मतलब समझे? सिर्फ बोलने वाली बात नहीं चलेगा, ऐसे ही बोलते जाते जो मना था। तो लफबाजी, लफ फैजपुर। हरिपुरा बोलेगी तो चल जाएगा नेताजी में, वो भी गांव में ही हुआ है, लेकिन वो जस्ट 1937 के बाद 38 में हुआ है। इतनी सी गलती के कारण 30 सितंबर को शाम में आकर रोएगी क्लास में। क्लास में तो क्या नहीं आ पाएगी, घर में रोएगी। 30 सितंबर को ना 12 से 2 एग्जाम है। चलिए आइए अब यहां पे देखिए 1929 में क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग। लिखें या बोलते चल जाए तो आपके दिमाग में तो सेट होती जाएगा ना। पूर्ण स्वराज की मांग। 1936 में क्या था? समाजवाद की बात चली थी। मैं समाजवादी हूं और मैं समाजवादी का समर्थन करता हूं। लखनऊ अधिवेशन में शुरू हो रहा। और फैजपुर क्या है? यह पहली बार कांग्रेस का है जहां पे अधिवेशन कहां हुआ? गांव में। आज तक शहर में हुआ था, पहली बार गांव में हुआ। बात समझे? आज तक बच्चा रिवीजन करता था, यह पहली बार है पटना में संस्था जहां पे क्या है? टीचर रिवीजन करवा रहा। अक्सर आप देख लीजिएगा रिवीजन क्लास का फीस लगता है। रिवीजन करवा रहा हूं मात्र 500 रुपया में, मात्र 99 रुपया में। जाके देखिए मार्केट में, और ये आपको फ्री मिल रहा। तो पहली बार हो रहा, तो पहली बार हमेशा याद रखना गांव में। और अभी इसको छोड़ देते हैं, 38 में जोड़ेंगे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको। यहां तक कोई समस्या? एक चीज और जो बीच में मिस कर गया था, एक जगह वंदे मातरम और एक जगह जनगणमन। ये दोनों के दोनों याद रखने का है। एक बार हल्का से यहां पे स्टॉप करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही, सब नहीं। जहां से संभावना बनेगी कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और यहां गलत होगा तो आपका कट ऑफ नहीं बनेगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट जो है आगे चल के कहां पे? 2 है 1896 और 1911। ऑनलाइन में किन्हीं को कोई समस्या हो बाबू बताइएगा। सारे लोग हैं कि नहीं? थोड़ा जवाब भी दीजिए भाई, सिर्फ शकल आप देखते हैं हमारा बस। हाँ प्रीति, आज सुबह सुबह प्रीति का क्लास लगा है।
चले, ऑनलाइन वाले का बड़ा क्लास लगता है, आप लोग का कुछ नहीं लगता। जाके बेचारी से पूछिए सबसे, आप लोग जुड़े हुए नहीं, जरा देखिए क्या हालत होती है इन लोग की, जान ले लेते हैं इन लोग की। और आप लोग का तो एक ही बार क्लास लगता है, कोई एक आध पकड़ा जाता है, तो यहां डेली लगता है क्लास। आइए 1896, 1896 में एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना 1896 में? यहां पे जो अध्यक्षता हो रही है, ये कहां हो रही है अध्यक्षा? दोनों के दोनों जो है, यहां देखिए, मोबाइल तोड़ देंगे हम, समझ में आता नहीं है, बस शर्म नहीं आता आपको? एक तो जवाब नहीं देते हैं, मोबाइल देखते हैं क्लास में। 1896 कहां पे है? बंगाल में, एक ही तरफ। 1911 कहां पे है? बंगाल में है। यहां पे क्या होगा? वंदे मातरम। क्लियर है? अभी अभी आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना? वंदे मातरम। और यहां पे जो होगा वो क्या होगा? जनगणमन। क्लियर है? यहां पे क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर उपाध्याय, जो भी आप बोलना चाहें। हां, और यहां पे गुरुदेव रविंद्रनाथ। यहां पे अध्यक्षता 1896 में अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जरा बताइए? विष्णु नारायण धर। क्लियर है? कौन करेंगे? अब्दुल्ला क्या? एक सेकंड रुक जाइए। और 1911 में, 1911 में विशन, हम उल्टा बता रहे थे आपको, विशन। डेट यहां और यहां याद रखने का, आप कहते हैं याद ही नहीं होता, आप ही तो बोलते हैं। चले, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि दोनों जगह क्या है, एक जगह राष्ट्रगान और दूसरी जगह राष्ट्रगीत, बस दोनों को याद रखना। एक जगह मुस्लिम है और दूसरी जगह हिंदू है, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है। क्या एक जगह विष्णु नारायण धर है, दूसरी जगह जो है रहमतुल्लाह शियानी है। एक जगह बंकिम चंद्र चटर्जी है और दूसरी जगह जो है गुरुदेव है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक चीज और, यहां के बाद थोड़ा सा इतिहास में परिवर्तन हुआ है, और इतिहास में परिवर्तन क्या हुआ है आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। एक चीज और, बस एक लास्ट है, उसके बाद आपका पूरा विजन क्लियर हो जाएगा इसमें, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। याद कीजिए, मत देखिए पेपर, है ना? मौलिक अधिकार आपका अधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार की डिमांड जो रखी गई थी, कब रखी गई थी? 1918 में। पूरा कब हुआ था? 1931 में। कोई दिक्कत है? यह मांग कहां रखी गई थी 1918 में? दिल्ली में। देखिए ऐसे एक बार पढ़िए तो। और पूरा कहां किया गया था? लाहौर में। यह मांग किसने रखे थे? महामना मदन मोहन मालवीय जी। मालवीय जी लिख दो, मालवीय जी। और 1931 नहीं, कुछ बोल रही है फिर गलत होने के डर से क्या? यहां पे सरदार वल्लभ भाई, ये लाहौर नहीं बल्कि यहां पे क्या होगा? कराची। करारा जवाब मिलेगा किनके द्वारा? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक चीज और यहां पे बोलने वाला हूं, यहां पे हो क्या रहा है? मौलिक अधिकार। यहां देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट को जहां से आपको फंसा देगा, मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार के बारे में लिख के कौन दिए थे? किनका सुझाव था? सबको पता है, ए टू जेड को पता है, एग्जैक्ट सुपर। आप लोग बस मुंह देखते हैं क्या? बस एक ही है इंसान जो बोलने वाला क्लास में, बाकी सब बस 0 सन्नाटा। कम से कम 5 बार क्लास में बोलोगे, कम से कम।
उससे कम नहीं बोलेंगे। क्या गलत बोल रहे हैं? कई बार क्वेश्चन में डिस्कशन, बोले पढ़ाई तो अलग बात है, क्वेश्चन में डिस्कशन करवाएं। अब यही क्वेश्चन अगर लिख के हम आपको देते हैं तो सही हो जाता। कमाल की बात है, सब 50 में 50 ले आता, और जब पूछने के लिए यहां बैठ गए रिवीजन में तो कोई जवाब नहीं, सब सन्नाटा पड़ा हुआ है, जैसे लगता वीरान है, मरुस्थल हो गया क्लास। यहां पे किनको देना है? नेहरू जी को। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक और लास्ट इसमें जो आने की संभावना बनती है, और वो बनती है किनसे? किनसे? हां, बिहार से। बिहार से पहले रुक जाइए, पहले अपने नेताजी को ले आते हैं सेंटर में। नेताजी, दो बार, पहली बार 1938 और दूसरी बार 1939। ये दोनों डेट 1938-39 में सबसे इंपॉर्टेंट जो है 1939, ध्यान रखिएगा। 1938 जो है ये कहां पे? हरिपुरा। कोई नहीं बताएंगे, अब बताइए हरिपुरा कहां? नहीं ना, किताब उलट रहे हैं। 17वीं देनी है ना? नहीं देनी है? अच्छा, 71वीं है। अच्छा, बैठा दे वहां। आप सोनू जी, मध्य प्रदेश में, बिहार में। हम ऐसा वैसा स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, आप देखोगे। बिलाल जी, वेरी गुड। देखो तो अनमोल रतन चुन चुन के हम लाए हैं। हाँ पूजा, सबसे पीछे लास्ट। कुछ बोल दीजिए, मोकामा ही बोल दीजिए, कहीं ना कहीं तो अधिवेशन करवा ही देंगे। बताओ। हाँ, गुजरात में बताते हैं आप। वेरी गुड, गुजरात, वेरी गुड, सुपर। हरिपुरा जो है ये कहां है? गुजरात में। एक चीज बता रहा हूं, आज पहला रिवीजन क्लास आपके साथ मैं चला रहा हूं, लेकिन ये चीज एहसास समझ लेना, यही अमृत क्लास है, बाकी सब तो क्लास ही है, कोई काम का नहीं है। ये इससे एहसास कर लो कि किसका रिजल्ट होगा और किसका नहीं होगा। ये बता रहा है कि आप घर में जाके काम क्या कर रहे हैं। भगवान के लिए आपसे हाथ जोड़ता हूं, शुरू कर दीजिए कहानी। एकाएक दिमाग में रात में आया कि नहीं, एक क्लास तो लेने का बनता, वरना इससे मेरा बच्चा सब बर्बाद हो जाएगा। देख लिए दृष्टि किरण, अभी तो यहां है, अभी तो मध्यकालीन भारत में एंट्री करने वाला है। रुको तो फिर देखो वहां क्या हालत होगा, जो आज से 50 घंटे पहले क्लास चला है। हरिपुरा गुजरात में। और ये भी अधिवेशन जो हुआ वो कहां पे हुआ है? गांव में। पहला अधिवेशन जो हुआ था गांव में वो कौन था? फैजपुर अधिवेशन था, जो नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था, और वो महाराष्ट्र में था। ये जो था हरिपुरा, जो बार बार तुम चिल्ला रही थी हरिपुरा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोई दिक्कत तो नहीं, नेताजी लिखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। यहां से इतना बढ़िया बहुमत पाए और इस तरीके से अध्यक्षता किए कि हर जगह नेताजी 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 शुरू हो गए। और आगे चल के 1939 में फिर से अधिवेशन करने के लिए मौका मिलता है, और यही अधिवेशन जो है भारतीय इतिहास में त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? ये त्रिपुरी अधिवेशन जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरी अधिवेशन कहां हुआ था, तो आप क्या बताइएगा? जब्बलपुर में। मध्य प्रदेश के जब्बलपुर में एक गांव है जिसका नाम क्या है? त्रिपुरी। एक जगह है जहां पे त्रिपुरी नाम है, वहीं पे अधिवेशन हुआ था। इसमें दो लोग आमने सामने टकराए थे, एक पट्टाभी सीतारामैया थे और दूसरा अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर होता, और कहा जाता है 1000+ वोट से किनको? पट्टाभी सीतारामैया को पटक दिए थे। याद रखने के लिए, बस समझने के लिए, पट्टाभी सीतारामैया को पटक देते। कई बार वहां, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रहा है, भूल जाओ, अब फैक्ट में अब नहीं आने वाला है, गया जमाना। और जिन्होंने सेट करके गए उन्होंने एक लाइन बोल के चले गए कि अब लूसेंट काम नहीं करेगा बेटा। जब खुल के खुलेआम अगर कोई अध्यक्ष ये बात बोल रहा है, तो इसका मतलब है कोई रहस्य है बहुत बड़ा छुपा हुआ, जो भगवान के लिए समय रहते समझ जाओ। खैर, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, नहीं समझिएगा क्या दिक्कत है। अगले साल आइएगा, अभी तो फीस 25,000 किए हुए हैं, अगले साल आइएगा 45,000 फीस रहेगा। लेंगे तो पूरा फीस हम आपसे, छोड़ेंगे तो किसी हालत में नहीं। त्रिपुरी
ये अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में पटक दिया जाता है किसको, पट्टाभी सीताराम मैया को। पटक जैसे पटक दिया जाता है, पट्टाभी सीताराम मैया, पटकना मतलब हरा देना, हराते हैं। उसके बाद गांधी जी एकदम थमथमाते हुए आते हैं और ये क्या कहते हैं कि पट्टाभी सीताराम मैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और यहीं के बाद नेताजी सदा सदा के लिए कांग्रेस को त्याग देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। खेल खत्म। कोई समस्या, कोई दिक्कत अगर हो तो आप बोल सकते हैं। क्लियर? एक और लास्ट जो आपको बता रहे थे कि बिहार में, हालांकि अब रट गया ये सब, ये रटा हुआ बिहार वाला। और ये बात वहां जो बैठा हुआ है क्वेश्चन सेट करने वाला, वो उसके भी कन कन में ये चीज समझ में आ गया। वो लोग भी हम लोग की वीडियो देखते रहता, सही बताते हैं, वो लोग देखते रहता कि कौन क्या कैसे बोल रहा है। बस सर्च में मार दिया बीपीएससी क्या क्या कौन कौन पढ़ा रहा है और किस पे ज्यादा फोकस कर रहा है, उसको एकदम नेग्लेक्ट कर देता। जो पत्रिका सबसे ज्यादा खरीदी जाती है वो पत्रिका सबसे बड़ा फ्लॉप होती है। आप कभी केयर किए इस बात को? आप कभी कर लो, देख लो करके। वो समझ रहा कि सारे स्टूडेंट के टेबल में क्या है, फलाना पत्रिका है, फलाना मैगजीन है, वहां से क्वेश्चन एक भी नहीं देता, धड़ाम से गिर जाता पत्रिका नीचे। क्वेश्चन नहीं आया, विश्वास गिर गया, और विश्वास गिरा तो अगली बार दूसरी पत्रिका के पास भागो गया, और तब पता चलता वैसी पत्रिका से क्वेश्चन आया जिस पत्रिका को लोगों ने कभी इज्जत ही नहीं दिया। और बाद में आपको पता चलता है ये मैगजीन ने बर्बाद कर दिया। अरे दिमाग लगाओ, जो सबसे ज्यादा बिक रहा है उसमें कभी एंट्री मत करो, कभी एंट्री मत करो, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बाकी आपकी इच्छा। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एंट्री कहां पे मारते हैं, यहां के बाद शुरुआत करते हैं 1905 बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन में कुछ भी नहीं है। बंगाल के विभाजन में थोड़ा सा ध्यान रखने की दो तीन ऐसी बातें हैं जो आपके दिमाग में रखने की जरूरत है। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, लेकिन इसकी आग अगर बोलते चल जाए तो पकड़ते चल जाइएगा। इसकी आग जो है 1903 में लगती है। ये आहट पता चल जाता है 1903 में ही कि कुछ न कुछ होने वाला है। ये कर्जन के नेतृत्व में, कर्जन उस समय वायसराय है, कुछ न कुछ तो जरूर ये ड्रामा करेगा। और फाइनली वो दिन आके सामने बैठ जाता है जिस दिन का नाम होता 16 अक्टूबर 1905। जाके देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ, अभी से टीचर उचर में कोई किसी में पूछा हुआ था। बंगाल का विभाजन हो जाता है और इस दिन बंगाल में क्या होता है, शोक लहर चलती है, राखी बांधा जाता है। राखी दिवस भी आप जानते होंगे। पहली बार यहीं पे बंगाल विभाजन को ही कहा जाता है बंग भंग आंदोलन। बंगाल विभाजन को ही कहा जाता है क्या, बताइए? स्वदेशी आंदोलन, एग्जैक्ट। और स्वदेशी आंदोलन की सबसे पहली आवाज और पहली आहट बंगाल में अगर किसी ने उठाया था तो कौन? कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र, याद रहेगा, इन्होंने पहली बार आवाज उठाया था। बस यही इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। अमार सुनार बंगरा की रचना कौन किए थे? गुरुदेव, पकड़ में आ रहा है ना, उन्होंने। और आगे चल के ये क्या हो जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। काम खत्म कीजिए। 1905 से बाहर निकलिए। अब अंग्रेज को एक चीज समझ में आ गया है, फूट डालो, शासन करो। ये पहली बार जो है 1905 के बंगाल विभाजन से आया, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करते हैं। 1906 नीचे जाके दो भाग में डिवाइड होता है। 1906 में ही जब मिंटो द्वितीय उस समय वायसराय होता है, तो उसी समय आगा खां और सलीमुल्लाह खां, इन दोनों ने मिलकर क्या करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। काम खत्म कीजिए, बस बात बाहर निकल जाइए, खेल खत्म कीजिए। उसके बाद सुपर हीरो की एंट्री होती है 1915 में, गांधी जी की एंट्री होती है। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कुछ नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहां तिनकठिया पद्धति थी, तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया गया था। 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। काम खत्म कीजिए। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। इसके पीछे का रीजन जो होता है, मिल मजदूर आंदोलन का सीधा सा मतलब है कि मजदूर ने क्या किया, आंदोलन किया। और आंदोलन करने के पीछे क्या था, वहां पे प्लेग नामक बीमारी फैल गया था। यहां देखो पूजा सुबह से आती है एकदम मुंह उदास करके, नहीं खाना खाइए क्या, खुश हो ना? हाँ, यहां पे प्लेग नामक बीमारी होता है और संजोग ऐसा होता है कि प्लेग बीमारी समाप्त भी हो जाती है। उसके बाद भी ये लोग 35% बोनस का डिमांड कर देते हैं। वजह क्या होता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा इस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध का जो असर, महंगाई जो है पूरे देश में फैल रही, इसीलिए डिमांड किया था। बोला जाता कि 35% बोनस जो उसको नहीं हटाया जाए, इसी के लिए आंदोलन होता है। और यह आंदोलन भी सक्सेसफुल हो जाता। आगे चलने बाद खेरा, खेरा कहां है, गुजरात में है। अहमदाबाद भी गुजरात में ही है। तो खेरा में होता क्या है, खेरा आंदोलन में यहां पे किसानों के बीच में जो है अकाल पड़ जाता है, जिसकी वजह से किसान जो है टैक्स देने में क्या हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं, असहज फील करते हैं।
उनके पास कुछ होता नहीं, खाने का भी नहीं होता, टैक्स कहां से देंगे। उसके बाद गांधी जी इस आंदोलन को अपने हाथ में लेते हैं और यह आंदोलन भी सक्सेसफुल हो जाता है। गांधी जी का 3 आंदोलन सक्सेसफुल, चौथा आंदोलन जो है वो सीधे आता क्या, असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन में कुछ नहीं सीखना है, बस सिंपल सा है, यहां पे सहयोग ना करना। और इसी असहयोग आंदोलन से पहले अगर देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन हुआ था तुर्की में। ओटोमन साम्राज्य जो है उसको विघटन करने की कोशिश किया गया था और खलीफा को समाप्त करने की कोशिश किया। खलीफा मतलब होता था उस समय, खलीफा उनको कहा जाता था, इस्लाम जो धर्म है उनके सबसे बड़े धर्मगुरु जो होते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। उस पद को क्या किया जाता था, समाप्त करने की कोशिश किया था। ये अलग बात है, आगे चल के मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया था, खलीफा पद को समाप्त कर दिया था, वो अलग बात है, लेकिन यहीं से शुरुआत हो गई थी। आगे चलने के बाद एक और घटना सामने आता 1919 में, 1920 से पहले 1919 में एक घटना होता जिसका नाम क्या है, काला कानून, रॉलेट एक्ट। ना अपील, ना दलील, ना सुनवाई, ताबड़तोड़ इंसाफ चलेगा। इसको काला कानून के रूप में भी जाना जाता है। और इसी काला कानून के रूप में दो चीज, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें दो चीज याद रखना है, ध्यान से समझ लो, एकदम तेजी से चल रही है क्लास। दो चीज ध्यान रखना, दो नेता जो है वो सबसे गद्दावर नेता है, सबसे महान, सबसे उस समय के सबसे मजबूत नेता में से एक है। पहला का नाम है सतपाल और दूसरा का नाम है किचलू, सैफुद्दीन किचलू, है कि नहीं। और दोनों के दोनों कहां के, पंजाब के नेता। इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और इनको पकड़ने के बाद वहां की जो जनता है वो सबके सब क्या करती है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करती है। और उसी समय बैसाखी पर्व भी मनाया जाता है पंजाब में। और इसके लिए पुलिस क्या करता है, सबको भगाता है। तो सामने वाला जो एक पार्क है जिसका नाम क्या है, जलियांवाला बाग, ध्यान रखिएगा, हत्याकांड नहीं, जलियांवाला पार्क, उसमें जाकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं। और यहीं पे जनरल ओ डायर ऑर्डर करता है और जनरल डायर क्या करता, ताबड़तोड़ गोली बरसाता है। जाके देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है 68 में, ट्राई कर लीजिए, आ गया क्वेश्चन। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, पक्का। इसको देखते हुए जहां ये स्थिति शुरू होती है, इसी बीच गुरुदेव क्या करते हैं, नाइटहुड की उपाधि को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। जा रहा दिमाग में या नहीं, रिकॉल कर रहा आपका दिमाग, फिर से घूम रहा है ना। आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी घटना को थोड़ा सा अंजाम आगे चल के करवाने की कोशिश करते हैं। जब आगे चल के देखने की कोशिश करते हैं तो एक चीज सामने उभर कर सामने आता है, यह आता है कि अब यहां के बाद आंदोलन बड़ा तीव्र होने वाला है। और कई किताब में यह लिखा रहता है कि यहीं पे गांधी जी ने क्या किया था, अपने केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। यहां पे ने 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू किए थे तब वापस किए थे। और केसरी हिंद की उपाधि जो है इनको 1915 में मिल गया था। और किसी लिए मिल गया था, क्योंकि भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में ज्यादा से ज्यादा इन्होंने क्या किया था, प्रेरित किया था जाने के लिए, इसीलिए इन्हें सार्जेंट की भी उपाधि मिली थी। हाथ में बाद में देखना, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। आइए आगे चलते हैं। आगे चल असहयोग आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन का उद्देश्य सिंपल सा ये होता है कि एक साल में स्वराज की प्राप्ति होती है। एक साल गुजर जाता है, स्वराज की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें एक तिलक फंड भी बना जाता है जिसमें 1 करोड़ रुपया उस समय आना आ गया था। लेकिन जैसे ही आंदोलन 1 अगस्त 1920 को जैसे ही शुरू होता है, इसी बीच इसी दिन तिलक जी इस दुनिया से चले जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या। आंदोलन शुरू होता है लेकिन आंदोलन कामयाब नहीं हो पाता है और फाइनली चल के 5 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी कांड के साथ में क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। चौड़ा चौड़ी आप जानते हैं कहां पे, उत्तर प्रदेश में। खेल खत्म। गांधी जी को यहां के बाद 1922 में पकड़ लिया था और 6 साल की इनको सजा सुनाई जाती है। 6 वर्ष की 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। और ये टाइमिंग क्या होता है जरा देखना, 1922 पकड़ाएंगे, 6 वर्ष की सजा होती है और 2 साल में इनकी तबीयत क्या होती है, खराब होने लगते हैं, बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी बीच 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, 1924 में इनको क्या मिलता है, बेल हो जाते हैं। बेल मिल होते ही क्या होता है, बेलगांव में ये क्या करते हैं, अधिवेशन। पहली बार अधिवेशन 1924 में, बेल मिलते ही बेलगांव में अधिवेशन होता है। और बेलगांव है कहां पे, कर्नाटक में। बस ध्यान रखने का, पहला और अंतिम अधिवेशन करते हैं, उसके बाद खेल खत्म। देखो सब इंक्लूड है। 23 में जाके एक चीज देखिए हम भूल गए बोलने के लिए, स्वराज पार्टी की बात। जब स्वराज शब्द बोल रहे थे, स्वराज पार्टी दिमाग कभी कभी फ्लिस मतलब स्लिप कर जाता दिमाग में, क्योंकि एट ए टाइम पढ़ाना होता। क्लियर है, स्वराज पार्टी की बात आपको नहीं किए थे। जैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 चीज आपको सिखाएंगे जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको स्टोर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना, एक तरफ स्वराज लिखते हैं ताकि आपको मजा आएगा। यहां देखिए, एक तरफ स्वराज पार्टी और दूसरी तरफ नेहरू रिपोर्ट। मजा आएगा, देखिएगा ना। स्वराज पार्टी 1923,
नेहरू रिपोर्ट 1928। उद्देश्य क्या है? क्योंकि अगर आप लगे कि नहीं सुजीत सर गलत है, 1928 नहीं होगा, तो याद कीजिएगा हम अभी तुरंत एक चीज बोले थे ना पूर्ण स्वराज में कि नेहरू रिपोर्ट को कैंसिल किया गया, डोमिनियन स्टेट की मांग किया गया, और इनके बाबूजी ही थे, मोतीलाल नेहरू ही थे। क्लियर है? जब इसको हटाया जाएगा तब तो आगे जाके 1929 में क्या किया जाएगा? पूर्ण स्वराज की मांग किया जाएगा। अब याद रह जाएगा ना? अरे पढ़ो तो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, वरना पढ़ाई छोड़ दो। जो बोल दिए वो बोल दिए, इतिहास भी नहीं बदलेगा आपकी बात को, आप खुद ही बदल जाते हो अपने बातों से। कैसी पढ़ाई? अब 1923 में क्या है? दो व्यक्ति का नाम के लिए दोनों को आपके सामने लाया हूं। यहां पे स्वराज पार्टी की स्थापना जो हो रही है वो किनके नेतृत्व में हो रही है, जरा बताइएगा। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। कोई दिक्कत? और ये हो कहां रही है पार्टी की स्थापना? प्रयागराज। उस समय जो देखा जाए तो इलाहाबाद। अब यहां पे जरा बताइए 1928, यहां भी मोतीलाल नेहरू और दूसरा तो आपको हम बताने वाले नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मोतीलाल नेहरू और बताएं कई बार तेज बहादुर सफरू। एग्जैक्ट सही, तेज बहादुर सफरू। कोई दिक्कत? ये दोनों आपको बस ध्यान रखना, स्वराज पार्टी की स्थापना इन दोनों ने मिलकर किया 1923। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर से पूछा जाएगा। आइए आगे चलें। उसके बाद यहां के बाद एक चीज को और ध्यान रखने वाली बात है, 1923 के बाद आगे चलें तो 1924 को ध्यान रख लेते हैं हल्का सा समझने के लिए। HRA, HSRA है कि नहीं? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। कोई दिक्कत, कोई समस्या? HRA और HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट सोसाइटी नहीं, सोशलिस्ट, पागल हो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन। पब्लिक गलती बोल दी क्या? पब्लिक नहीं, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? आइए, अब अगर इन दोनों की बात किया जाए तो जरा समझाइए मुझे कब इसकी स्थापना हुई है। आइए, बस 2 मिनट का खेल। HRA और दूसरा HSRA, बताना। एक सेकेंड, चलिए आगे चले। थोड़ा पानी पिलाइए ना, है ना सही? चले, आइए। ऑनलाइन में किन्हीं को कोई समस्या? अब HRA ये कब हुआ? 1924। अगर 1924 नहीं HRA का स्थापना होता तो फिर हम किस मुंह से बोलते 1925 में काकोड़ी कांड? अगर काकोड़ी याद रखोगे तो HRA कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, क्योंकि HRA की स्थापना होगा, मैंने बच्चों की तरह आपको समझा दिया था कि HRA की स्थापना होगा और पैसे की जरूरत होगी, ट्रेन को लूटा जाएगा। क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत? पक्का? अब इसी बीच 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल और योगेश चटर्जी, ये दो ऐसे व्यक्ति होंगे, दोनों ने मिलकर क्या करते हैं? HRA की स्थापना कर देते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? एक क्रांतिकारी दल होता है जो देश को आजाद कराने के लिए होता है। इसी बीच यह स्थापना जो होती है कहां पे? कानपुर में, कानपुर। HSRA, इसकी स्थापना टाइमिंग बताइए।
फिर हमको नहीं याद है, हमको नहीं याद है सुजीत सर। अब आप बताइए, आपसे हम पूछते हैं साइमन कब आ रहा? 22 में, क्लियर है। 27 में वहां से चल रहा है और यहां कब पहुंच रहा है? 28 में। ब्रिटेन से चलता है 28 में, कहां पे? बंबई में। उसके आने से पहले स्थापना करवा दीजिए एचएसआरए का, 1928। ये कौन करेगा स्थापना एचएसआरए का? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन करेंगे? कोई और नहीं, अपने जिने उधारी। नाम तो आप सुने ही होंगे। कौन? ऐसे बोलते, चंद्रशेखर आजाद। बस, चंद्रशेखर आजाद जी सदस्य होते हैं इसके। चले, स्थापना हो जाती है 1928 में। और ये कहां पे होती है? दिल्ली में। दूसरा कहां हो रही है? कानपुर में। ये कहां होगी? दिल्ली में। दिल्ली में कौन से मैदान? फिरोज शाह कोटला मैदान, ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह कोटला मैदान। और यही फिरोज शाह कोटला मैदान जो है, आज के डेट में क्या नाम पड़ गया इसका? अरुण जेटली मैदान। नाम बदल दिया गया। तो अगर रहे तो घबराने की जरूरत नहीं। चले आगे बढ़े, आइए। थोड़ा सा चलते हैं 1930, गांधी जी का दूसरा मूवमेंट लेकर चलते हैं। 1930 में शबने अवज्ञा आंदोलन, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा जा सकता है, जो आप चाहें वो बोल सकते हैं। नमक सत्याग्रह या फिर कह सकते हैं शबने अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब यह हुआ कि विनय पूर्वक आज्ञा की अवहेलना करना ही सबने अवज्ञा आंदोलन है। और इसको याद करने के लिए आंख इधर देखो, एसडीएम। अब की बार सीधे एसडीएम से प्यार, एसडीएम से जोड़ लो, कभी गलत नहीं होगा, ट्राई करो। एस से क्या होगा? एस से साबरमती, डी से क्या होगा? दांडी, और एम से क्या होगा? महात्मा गांधी। यानी साबरमती से चले थे और दांडी पहुंचे थे, और यहां जाके क्या किए थे? इन्होंने एक आंदोलन किए थे, भारतीय इतिहास में सबने अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? चले, अब जब बात कर रहे हैं सुजीत सर नमक सत्याग्रह का, तो यहीं पे बात चलेगी मृत्यु की, भगत सिंह की मृत्यु की। यहीं पे बात चलेगी गोलमेज आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन की, 1, 2, 3, तीनों गोलमेज सम्मेलन की। यहीं पे बात चलेगी पूना पैक्ट की, यहीं पे बात चलेगी कॉमनल अवार्ड की। क्लियर है? कोई दिक्कत? और यह आंदोलन भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल हो जाएगा। पहला ऐसा होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें क्या होगा? कांग्रेस भाग लेगा, गांधी जी भाग लेंगे। और यहां पे एक चीज हमेशा के लिए याद रखना होगा, क्या? अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे क्या? चलिए एक सेकेंड, चलिए आइए। एसडीएम का मतलब साबरमती, दांडी और महात्मा गांधी। साबरमती से चली थी यात्रा, कहां पे? दांडी की ओर। 78 अनुयायियों को लेकर चले थे। कोई दिक्कत? इसमें उद्देश्य क्या था? नमक पे कर लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इसी कर को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी आप जान जाइए। क्या बोले? वही बात है, बना ही नहीं सकते, बेचना तो दूर की बात है, बनाने ही नहीं दे रहा था, इसीलिए तो करना था उल्लंघन। पहली बार गांधी जी ने सरकार की नीतियों को खुल के उल्लंघन किया था। क्लियर है? याद कीजिए, क्लास में समझाया हुआ। क्लियर है? अब यहां पे 2-3 बात है जो कभी भविष्य में अगर पूछ दिया तो आपको बताना होगा। पहली बात तो ये कि ये
वो आंदोलन है जहां उद्देश्य सीधा एक स्पष्ट रूप था, आजादी। नमक पे आप टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि नमक जो है जन जन के थाली में जाता है, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, सबके थाली में जाता है। और नमक पे अगर टैक्स लगाइए तो गरीब आदमी मर जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब यहीं पे बात चलती है गोलमेज सम्मेलन की। क्लियर है? और इसके मुख्य अतिथि अगर कभी पूछ दिया स्टेटमेंट में, तो आप जाके किसकी बात करेंगे? जॉर्ज पंचम। सुजीत सर, ये जॉर्ज पंचम वही है जो 1912 में क्या किया था? राजधानी कंफर्म कर दिया था, कोलकाता में ना होके दिल्ली रहेगा। ये वही 1912 का टाइमिंग है जब हम क्या हो गए थे? बंगाल से जुदा हो गए थे। 36 उड़ीसा लेके भाग गया था, 2000 झारखंड लेके चला गया था। अब आगे पता नहीं सुजीत सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आते हैं लौट के। यहां पे गोलमेज सम्मेलन होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी भाग लेते हैं। लेकिन वहां पे जाने के बाद भी एक समस्या बनी हुई हो जाती है, और वहां पे जो समस्या चलती है वो सबसे विकराल समस्या चलती है। वहां पे क्या है? हिंदू और दलित के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की, खास करके दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है। और ये बात जो है गांधी जी को ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो आंदोलन को क्या करते हैं? त्याग देते हुए, सॉरी, उस सम्मेलन को त्याग देते हुए दौड़ते हुए वहां से भागते हुए चले आते हैं। और अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया गया कि जिस जहाज से वो लंदन गए थे उसका नाम क्या था, तो आप बता दीजिएगा राजपुताना। ये तो बच्चों को पता होता। क्लियर है? वहां से मिलता नहीं। और ये चीज कहते हैं, मैंने देश के झंडे को झुकने नहीं दिया, मैंने सम्मान को हमेशा बचा के लेके आया, क्योंकि यहां पे दलित की बात हो रही थी। और अभी तुरंत कुछ साल पहले ही 1905 में हिंदू मुस्लिम के बीच में हुआ था समस्या, जिसका समाधान जो है खिलाफत आंदोलन में हुआ था। और अब फिर से देश जो है हिंदू और दलित के बीच में फंसेगा। इसको देखते हुए अब सीट जो है बढ़ा के क्या कर दिया गया था? 146। क्लियर है? जो सीट थी बाद में मान ली गई थी, और इसी को कहा जाता था क्या? पूना पैक्ट। पहले जो था वहां कितना था, कौन बताएंगे? 146 कर दिया गया था। पहले बताइए, ऑनलाइन में बताइए। कोई नहीं? चलिए कोई बात नहीं।